Welcome aspirants, I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA, Rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो इसमें हम FCAT मैथ्स मॉक टेस्ट पार्ट 1 कर रहे हैं। इसमें हम कुछ टाइप्स के क्वेश्चन कर लेंगे और कुछ टाइप हम पार्ट 2 में ख़त्म कर देंगे। और इस जो सीरीज़ होगी दो तीन वीडियोज़ करेंगे इसमें, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं इसको। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 48 km/h कम्प्लीटली क्रॉसेज अनदर ट्रेन हैविंग हाफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन एंड ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक यहाँ जा रही है कि यहाँ जा रही है, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। ठीक है, एट दिस स्पीड इन 12 सेकेंड। ठीक है, इसे देख लेते हैं। स्पीड इनकी क्या होगी, प्लस होगी, तो स्पीड प्लस होगी हो जाएगी 8 तो 10 4 90 इंटू 5/18 कर देंगे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। और ट्रेन की लेंथ हम L मान रहे हैं, दूसरी ट्रेन की लेंथ जो है इसे हाफ है, मतलब L/2 है। और इसको क्रॉस कर दिया उसने 12 सेकेंड में। ठीक है, 18 से 5 बार कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 25 × 12 इज इक्वल्स टू 3L/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 300 इज इक्वल्स टू 3L/2। ये 3 से 100 टाइम्स L आ जाएगा आपका 200 मीटर। उसके बाद वो बोल रहा है कि द ट्रेन हैविंग स्पीड 48, मतलब ये वाली ट्रेन जिसकी लेंथ कितनी है L, आल्सो पासिस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, 48 उसकी स्पीड है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 5/18 for मीटर पर सेकेंड। उसकी लेंथ कितनी है 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लेंथ हम P मान रहे हैं, तो उसने क्रॉस किया है 45 सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये कटेगा 9 से 2 बार, ये कटेगा 9 से 5 बार, ये 2 से कटेगा 24 टाइम्स, और ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 200 प्लस P। तो ये 120 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा 600, ये हो जाएगा 200 प्लस P। यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ गई 400। तो हमारे प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 400, यही आपका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल का एवरेज का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पहले एक बार वीडियो पॉज करो, पढ़ो, करने की कोशिश करो कि क्या आप इसको कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसे पढ़ रहे हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन ग्रुप ऑफ n men is 72 kg. 2 men whose weight are this and this join the group and 1 man whose weight is more than 58 kg leaves the group. The average goes up by 73. If the initial number of men in the group is an even number, then the weight of the man who left the group is. ठीक है, तो एक ग्रुप है जिसमें n बंदे हैं और उनका एवरेज 72 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 72n। इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इतना आपको क्लियर नहीं है कि यहाँ पे मैंने उनका सम 72n कैसे लिख दिया, तो अभी आपको बेसिक की क्लास की ज़रूरत है। ठीक है, 72n प्लस उसमें 2 बंदे ज्वाइन कर लिए, ये 73 और 67, तो हमने इसने 73 प्लस कर दिया और 67 भी प्लस कर दिया। उसमें एक बंदा उसे छोड़ के चल गया उस ग्रुप को जिसका वेट 58 से कुछ ज़्यादा है। उस बंदे ने ग्रुप छोड़ा है तो माइनस करेंगे, और उसका वेट कितना है 58 से, मान लो हम मान रहे हैं कि x ज़्यादा है। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसके एवरेज निकालने के लिए। इसके एवरेज के लिए क्या होगा n+2 करेंगे बिकॉज 2 बंदों ने ज्वाइन किया, और -1 करेंगे बिकॉज एक बंदा लेफ्ट करके गया ग्रुप को। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, पहले जो हमारा एवरेज था 72 उससे 3 ज़्यादा, मतलब 75 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना शुरू करो। 72n प्लस इनको प्लस करो, 7 3 10 7 14 140 आएगा, -58 माइनस x इज इक्वल्स टू 75n। यहाँ पे +1 बचेगा तो यहाँ आ जाएगा +75। इसको इधर ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ माइनस कराने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 3n इज इक्वल्स टू 140 -58 -75 -x। ठीक है, तो इसे प्लस कर लो, 140 8 और 5 13, 7 5 12 और 1 13, -133 -x इज इक्वल्स टू 3n। ये हो जाएगा 7 - x इज इक्वल्स टू 3n। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 - 3n, ये आपके x की वैल्यू। अब उसने बोला है कि x जो है वो इवन नंबर हो, सॉरी जो n है वो इवन नंबर था। ये देखो यहाँ पे मेंशन किया है कि इनिशियली द नंबर ऑफ मैन इन द ग्रुप वाज इवन नंबर। तो हम सबसे छोटा इवन नंबर लेके देखते हैं, n इज इक्वल्स टू 2। n को अगर 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और अगर n को हम 4 पुट कर देंगे तो 4 3 12, x की वैल्यू आएगी -5। पर वेट माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो हम n को 2 से ज़्यादा पुट कर ही नहीं सकते। तो हमारा n इज इक्वल्स टू 2 ही सही वैल्यू है और x इज इक्वल्स टू 1 ही हमारी सही वैल्यू है। तो उस बंदे ने पूछा है कि जिस हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि जो बंदा ग्रुप को छोड़ के चला गया उसका वेट कितना है, उसका वेट 58 से x ज़्यादा लिया था हमने। ये देखो 58 से x ज़्यादा, मतलब 58 से 1 ज़्यादा, तो उसका वेट कितना आएगा 59 ऑप्शन को आप मार्क करोगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। हम बढ़े थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। 3 मैन 4 वुमेन अर्न करते हैं इतने 7 दिनों में। 11 मैन 13 वुमेन अर्न करते हैं इतने 8 डेज़ में। बताओ 7 मैन 9 वुमेन कितने दिनों में इतना अर्न करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाते हैं। इसकी इक्वेशन ऐसे बनती है, 3 मैन
प्लस 4 वुमेन 7 डेज़ में 3780 ऑन करते हैं इज़ इक्वल्स टू 11 मैन प्लस 13 वुमेन 8 डेज़ में 15040 ऑन करते हैं। एक चीज़ याद रखने वाली जो ये हम एक फॉर्मूला तो देखते हैं M1D1T1/W1 इज़ इक्वल्स टू M2D2T2/W2। ये हमारा वर्क भी होता है कि कितना पार्ट वर्क कर रहे हैं, और हमारे वेजेस भी यही होते हैं। हम नीचे दिखते हैं अपनी वेजेस को। ये हमारे होते हैं नंबर ऑफ़ पर्सनस, ये हमारे होते हैं नंबर ऑफ़ डेज़, और डेज़ में कितने आवर्स लग रहे हैं वो भी यहीं आते हैं। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशंस बनाते हैं। और यहाँ पर अगर बोला होता कि उसने 34 ब्रिक्स बनाई, इन्होंने 27 ब्रिक्स बनाई, ऐसे करके अगर क्वेश्चन हो तो वो भी जो हम कितनी बना रहे हैं वो भी हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले को याद रखना। और जिसमें अगर ऐसा होता वुमेन और मैन का अलग अलग दिया हो, उसमें हम ऐसे करके प्लस करके लिखते हैं उनको। ठीक है, चाइल्ड भी होता तो हम ऐसे लिख देते हैं मैन प्लस वुमेन प्लस चाइल्ड, ऐसे करके 3 प्लस करके फिर डेज़ आता, फिर कितने आवर्स आते, फिर यहाँ पे वर्क या फिर वेजेस आता, ऐसे करके हम इक्वेट करते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको काटते हैं। 7 5 35 2 जाएगा, 7 4 28 0 आ गया। इसे 8 से काटते हैं, 8 1 8 आएगा, 7 जाएगा, 8 8 64 आएगा, 8 8 64 आएगा, 0 आएगा, यहाँ से 0 से 0 कट के। ठीक है, 2 से जा रहा है ये 27 टाइम्स, और ये 2 से जा रहा है 92 टाइम्स। अब आगे नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई ही करवाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 92 इंटू 3 मैन प्लस 4 वुमेन इज़ इक्वल्स टू 27, 11 मैन प्लस 13 वुमेन। इसे मल्टीप्लाई करा, यहाँ आ जाएगा 3 2 6, 9 3 27 मैन प्लस 4 2 8, 9 4 36 वुमेन इज़ इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 792 मैन प्लस, तो इसमें हम 54 प्लस कर देते हैं, 7 और 4 11, 9 10 15, 351 वुमेन। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको इधर उधर करके इनका इक्वेशन बनाओ। वुमेन यहाँ आ जाएगा तो वुमेन यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 1 वुमेन इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे ये आ जाएगा 276, 7 में से 1 गया और 9 में से 7 के 2 मैन। एक माइनर सी मिस्टेक जो हमने कर दी है वो ये ही, देखो सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। यहाँ पर हमने काटते टाइम गलत लिख दिया। यहाँ पर जब 2 से काट रहे थे तो यह 94 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर 94 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 9 से 27 एंड 28, और यहाँ आ जाएगा 4 4 16, 9 4 36 एंड 37। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो, इस यहाँ आएगा आपका 6 में से 1 गया 5, 7 में से 5 गए 2 वुमेन इज़ इक्वल्स टू यहाँ से 282 काटो, यहाँ आएगा 15 मैन। मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया 25 अपॉन 15 इज़ इक्वल्स टू 5 3। ये आपकी आ गई एफिशिएंसी। तो अभी सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, जो कैलकुलेशन की 2 से काटते हुए हमसे गलती हो गई तो वो ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में ऐसा ना हो। ठीक है, यहाँ पे तो पढ़ाते कई बार थोड़ा ध्यान रखते हुए कि समझ आए तो हो जाती है, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्लस माइनस में जो हम ओरली करने जाते हैं वो गलत ना हो। ठीक है, अब ये हमारा निकला है। अब ये वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से इक्वेशन बना लें, मतलब एक साइड को प्रॉपर सोल्व कर लें। एक साइड को हम सोल्व कर रहे हैं तो मैन की जगह हम लिखेंगे 5, तो 5 3 हो जाएगा 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय वुमेन, वुमेन का 3 है तो 4 3 हो जाएगा 12। इसको अगर हम प्रॉपर प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 27। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 7 से, डिवाइड बाय है 3780 से इज़ इक्वल्स टू 7 मैन का निकालना है। देखो 7 मैन, मैन का 5 है, 7 5 हो जाएगा 35 प्लस 9 वुमेन का निकालना है तो 9 3 हो जाएगा 27। इसे प्लस करेंगे तो 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6, 63 आ जाएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं 63। तरीका यही है, बस अब हम एम और डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने 7 मैन ना लिख के हमने ये नहीं लिखा, ये देखो अभी इसकी काम नहीं है, हमने ये नहीं लिखा 7 मैन प्लस 9 वुमेन कितना डेज़ डिवाइड बाय 12 4। हमने सीधा एम और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो वो उसका पुट करने के बाद 63 आया। डेज़ हमें निकालने हैं, डिवाइड बाय हम कर रहे हैं 12400 से। अब इसे सोल्व करो, ये जाएगा 7 5 35, 7 4 0, ये 27 से जाएगा 20 टाइम्स, ये 2 से एक बार गया, ये 2 से जाएगा 620, रुक जाओ देखो 620 आएगा, यहाँ पे 62 आएगा, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक दोबारा कर दी। ठीक है, यहाँ 62 आएगा, ये यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा 10 आएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। हम फॉर्मूला लिखते हैं किस तरीके से, इस तरीके से कि हमारे मैन प्लस वुमेन कितने डेज़ लगे, कितना टाइम लगा, डिवाइड बाय वर्क या फिर वेजेस कि कितने पैसे थे, ऐसे इज़ इक्वल्स टू कितने मैन कितने वुमेन कितना डे लगा कितना टाइम लगा अपॉन वर्क स्लैश वेजेस। ठीक है, कई बार वेजेस दिए होते हैं, इस क्वेश्चन में हमें वेजेस दिए हैं, कई बार वर्क भी दिया होता है कि 7 बिल्डिंग्स बनाई,
10 बिल्डिंग बनाई, ऐसे करके भी दिया होता है। तो उस तरीके में भी हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। पहले जो 2 केस दिए हैं उसको यूज़ करके हमारे पास ऐसे इस तरीके से उनकी एफिशिएंसी निकल आएगी। एफिशिएंसी निकालने के बाद हम उसे एक फॉर्मूला में पुट करेंगे और एक साइड को प्रॉपर सोल्व कर लेंगे। हमने एक साइड प्रॉपर सोल्व कर ली और जो हमें क्वेश्चन में निकालना है फिर वो हम दूसरी साइड में लिख के वहाँ से डी की वैल्यू या कुछ भी हमसे पूछा होता, मान लो हमसे नंबर ऑफ़ वुमेंस पूछे होते, नंबर ऑफ़ मेंस पूछे होते, कुछ भी पूछ सकते थे, वो भी हम इसी तरीके से निकाल सकते थे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल कर रहे हैं। ठीक है, इस सवाल को पढ़ते हैं। एक ट्रक है जिसकी लेंथ इतनी दी है, वो रनिंग कर रहा है इतनी स्पीड पे, बताओ उसे कितने सेकंड लगेंगे क्रॉस करने में इतनी लेंथ ट्रेन को, जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही है इस लेंथ के। ठीक है, मतलब सेम लेंथ में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। रिलेटिव स्पीड माइनस करेंगे आएगी 30, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से उसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए। हमें टोटल लेंथ क्रॉस करनी है 1575 1475, इसे प्लस करेंगे 5 और 5 10, 7 7 14 और 1 15, 5 और 9 1 10, 3050 टोटल लेंथ क्रॉस करनी है। टाइम हमें टी निकालना है। तो ये 0 से 0 गया और ये 3 से 6 टाइम्स, ये 5 से 61 टाइम्स। टाइम आ गया आपका 6 1 6 6 से 36, 366 सेकेंड्स। ऑप्शन मार्क करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्सन जो है वो सिट कर रहा है इनसाइड ट्रेन ए के बीच में बैठा हुआ है, विच वॉज ट्रैवलिंग एट ए दिस स्पीड। ठीक है, अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ इज़ 2.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए क्रॉस द पर्सन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकेंड। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज़ दिस द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए, हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन ए निकालना है। देखो, इसमें हम स्पीड प्लस नहीं करेंगे बिकॉज वो एक पर्सन को ओवरटेक कर रही है, तो इसमें हम ट्रेन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ पर्सन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पर्सन हमारा कितना है, पर्सन की स्पीड हम 0 लेने वाले हैं। पर्सन की स्पीड में कुछ दिक्कत आएगी नहीं, जस्ट सॉरी, पर्सन की स्पीड हम लेंगे बिकॉज पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा है तो वो मूव कर रहा है। ठीक है, पर्सन की स्पीड कितनी होगी, ट्रेन के बराबर होगी, पर पर्सन की लेंथ हम नहीं लेने वाले बिकॉज उसकी लेंथ को हम नेगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उनकी स्पीड प्लस होगी, तो प्लस होगी कितनी हो जाएगी, 5 और 5 10, 7 4 11 और 1 12 इंटू 5/18। और लेंथ कितनी लेने वाले हैं हम, 2.5 टाइम्स लेंथ ऑफ ट्रेन ए। और हमसे एल की वैल्यू पूछी है, हमने ट्रेन ए की लेंथ कितनी मान ली, एल, तो ट्रेन बी की कितनी हो जाएगी 2.5 एल, और उसे क्रॉस कर रहा है वो 15 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसे हटा देते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा। 5 से 5 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, ये 5 से ये 5 कट गया, ये 2 से 9 टाइम्स, ये 3 से 3 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 40 टाइम्स, एल आ जाएगा आपका 200 मीटर। तो ये लेंथ है आपकी ट्रेन ए की। इसमें जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि जब पर्सन की बात हम कर रहे हैं तब हम उसकी लेंथ को ऐड नहीं करेंगे बिकॉज पर्सन हो गया, आपका पोल हो गया, इसकी लेंथ को हम निगलेक्ट करते हैं। बट पर्सन की स्पीड ज़रूर कंसीडर करेंगे बिकॉज वो ट्रेन के अंदर बैठ रहा है, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही उस पर्सन की स्पीड होगी, इसलिए हमने रिलेटिव स्पीड अलग से प्लस करके निकाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, या आ सकता है एग्जाम में। हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक पोमीग्रेनेट जूस है, ठीक है, जिसमें 10% शुगर है, शुगर और पोमीग्रेनेट। शुगर कितना 10%, मतलब 1/10, मतलब 1 शुगर है तो 9 हमारा क्या होगा, उसमें पोमीग्रेनेट होगा। और दूसरा हमारा जो सॉल्यूशन है वो है ऑरेंज सॉल्यूशन, तो उसमें भी शुगर होगी, कुछ ऑरेंज होगा। शुगर कितनी है उसमें 30%, मतलब 3/10, मतलब 3 शुगर है तो 7 उसमें ऑरेंज होगा। अभी इसको उन्होंने मिक्स किया, कैसे किया, इसका 2 लीटर लिया है, मतलब 2:3 में लिया है, इसे 2 लीटर लिया है, इसे 3 लीटर लिया, तो हम कह सकते हैं 2:3 में लिया। ठीक है, अभी आपको पता है हमें फाइनल मिक्सचर का जो है वो शुगर और जूस कंटेंट, फ्रूट कंटेंट निकालना है, शुगर और फ्रूट कंटेंट निकालना है। तो कैसे निकलता है, शुगर पहले यहाँ इसको इसके शुगर से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, प्लस फिर इसको इसके शुगर से मल्टीप्लाई करो वो आएगा 9 रेशो, फिर इसको इसके फ्रूट के साथ करो वो आएगा 18, फिर इसको इसके फ्रूट के साथ करो प्लस कर दो वो आएगा 7 3 21, इसे प्लस करो ये आएगा 11, ये आएगा 39। तो टोटल कितना हो गया 50, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी रेशो के हिसाब से 50 में से हमारा 11 जो है वो शुगर है, हमें परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 22%।
22% जो है वो शुगर होगा हमारे मिक्सचर के अंदर। एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। हमें 2 जूस दिए थे, पोमेग्रेनेट, ऑरेंज, उसमें कुछ शुगर था, कुछ फ्रूट पार्ट था, शुगर तो कुछ फ्रूट पार्ट। उसकी रेशो हमें दे रखी थी, हमने रेशो लिख दी, ठीक है। फिर उसने कहा कि इसको हमने 2 लीटर लिया, इसको हमने 3 लीटर लिया, तो हम कह सकते हैं 2:3 में लिया, तो हमने यहाँ पे 2:3 लिख दिया। फिर हमें मिक्सचर का शुगर कंटेंट और फ्रूट कंटेंट चाहिए था। शुगर कंटेंट निकालने के लिए इसे किस रेशो में लिया है, रेशो को हमने शुगर से मल्टीप्लाई किया, 2 आया। फिर इसकी रेशो को हमने शुगर से मल्टीप्लाई किया, 9 आया। इन दोनों को प्लस करा के यहाँ 11 लिख दिया। तो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन था, मिक्सचर था, उसमें 11 यूनिट्स हमारे शुगर के थे। फ्रूट निकालने के लिए मिक्सचर में हमने इसकी रेशो उठाई, इसके फ्रूट से मल्टीप्लाई किया, 18 लिखा। इसकी रेशो उठाई, इसके फ्रूट से मल्टीप्लाई किया, 21 लिखा, प्लस कर दिया। तो फाइनल मिक्सचर में हमारा फ्रूट कितना आया, 39, शुगर कितना आया, 11। हमें उसका परसेंटेज चाहिए था, तो 11 कितने में, 50 में। टोटल का प्लस इन दोनों का सम कर देंगे तो 50 आएगा। 11 है 50 में, तो 100 में कितना होगा, 22% हमारा फाइनल आंसर है। हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। एक स्मार्ट टीवी को परचेज़ किया इतने रुपए का। इट्स प्राइस वॉज मार्क्ड अप बाई 20%. इट वॉज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क्ड प्राइस. वट वॉज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, पहले रेशो का खेल खेल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो प्राइस वॉज मार्क्ड अप बाय 20%. 20% मतलब 1/5, मतलब 5 से 6 पे मार्क्ड किया हुआ था। ठीक है, उसे डिस्काउंट कर दिया 15% का। 15% मतलब होता है 3/20, मतलब 20 से 17 का बेच दिया। ठीक है, 20 में 3 कम का बेच दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो इसको भी सेम करो, इन दोनों को सेम करो। सेम करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुको 1 मिनट से, इसको 10 से कर दो, इसको 3 से कर दो, तो ये हो जाएगा 60। इसको 10 से किया तो ये हो जाएगा 50, इसको 3 से किया तो ये हो जाएगा 51। हमसे पूछा है बताओ प्रॉफिट परसेंट। रेशो में प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, 1 का प्रॉफिट आ रहा है 50 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 मतलब 2% का प्रॉफिट है ओवरऑल। हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कहीं सोल्व करने की, रेशो ने ही हमारा आंसर निकाल दिया। और रेशो से जो आंसर आता है वही आप इनसे भी निकालोगे तो वो भी यही आएगा। तो हमेशा पहले रेशो बनाए, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस की, और अगर रेशो हमारा जो आंसर है उसे फुलफ़िल कर रहा है तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी इंस्टेड यहाँ पर हमें परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, हमें सेलिंग प्राइस पूछ लेता हमसे तो हमें सोल्व करना पड़ता पूरा, पर हमें सिर्फ प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो वो तो प्रॉफिट परसेंट तो हमें रेशो भी दे देगी इस तरीके से। तो हमें पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस वैल्यू को, इस बड़ी चौड़ी वैल्यू को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम आगे बढ़ रहे हैं। What is the difference between the compound interest on this 1 year at 6% per annum compounded yearly and half yearly। ठीक है, जब कंपाउंडेड ईयरली होगा तो 6% लग गया 1 साल में, ख़त्म बात। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तब क्या होगा, 12 महीने के लिए 6% था, तो 12 मंथ के लिए 6% था, तो 6 मंथ के लिए कितना होगा, 3%। सिंपल मैथमेटिक्स, हाफ कर दिए दोनों। ठीक है, पहले अभी यहाँ पे 6 महीने के लिए 3% लगा, फिर 6 महीने के लिए 3% लगा, लेकिन जो अगले वाले 6 महीने थे उसमें इस पर भी तो 3% लगा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही तो कहता है कि इस महीने में जो इंटरेस्ट आया उस पर भी इंटरेस्ट लग के हमें अगले महीने में मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सक्सेसिव का यूज़ करेंगे इस कंपाउंडेड हाफ ईयरली का ओवरऑल निकालने के लिए। हम सक्सेसिव मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे, 3% पहले 6 महीने का प्लस 3% अगले 6 महीने का प्लस 3 × 3/100। इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, a + b + ab/100। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से पूरे साल का आ जाएगा, तो वो आएगा आपका 6.09%। अब ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली का था, ये कंपाउंडेड ईयरली का था, इसका डिफरेंस कितना आया, 0.09%। हमसे डिफरेंस ही पूछ रखा है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो कितना है, 0.09%। 0.09% किसका, 22,000 का, तो 0.9% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 / 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 22,000, 1 2 3
ये 2 0 से ये 2 0 गया, ये 1 0 से ये 1 0 गया, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 एंड 19, 19.8 आपका फाइनल आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस का बेस्ट तरीका यही है कि कंपाउंडेड ईयरली का तो सेम रहेगा, पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली का हम सक्सेसिव लगा के निकालेंगे। 12 महीने का 6% था तो 6 महीने का 3%, तो पहले 6 महीने में 3%, अगले 6 महीने में 3%, पर जब ये इस 6 महीने पे 3% लग रहा होगा तो इस पर भी 3% लगेगा, वही हमने ये निकाला है। ठीक है, 3 का 3% निकाला हमने, यहाँ पे 3 का 3% निकाला, उसको ऐड कर दिया, हमारे पास पूरे साल का आ गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से, और पूरे साल का यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली के हिसाब से भी आ गया। इसका डिफरेंस आ गया 0.09%, तो उसका हम निकाल लिया फिर 0.09% हमारे प्रिंसिपल का, वही हमारा डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सोल्ड। आगे बढ़ते हैं। The selling price of a table is this after a discount of 20%, the cost price after discount of 20%. ओके, 20% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस ये है। इफ़ द कोस्ट प्राइस इज़ 60% ऑफ द मार्क प्राइस, जो कोस्ट प्राइस है वो 60% है मार्क प्राइस का, देन व्हाट इज़ द कोस्ट प्राइस? अगेन कोस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। कोस्ट प्राइस जो है 60% है मार्क प्राइस का, मतलब मार्क प्राइस अगर 100 है तो कोस्ट प्राइस कितना होगा? 60, और डिस्काउंट हमने दिया है मार्क प्राइस पे 20% का, मतलब 80 पे हमने बेच दिया। ठीक है, अगर 80 की वैल्यू सेलिंग प्राइस की वैल्यू ये है 28800, हमें 60 कोस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी? 28800 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कटा, 8 से ये कटा, 8 3 ज़ा 24, 4 जाएगा, 8 5 6 ज़ा 48, 0 0 6 0 0 6 0 ज़ा 0, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 एंड 21600 आपका कोस्ट प्राइस है। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत इजी था, सिर्फ आपको रेशो बनानी थी, रेशो बना के आपको इक्वेट करना था और आपको फाइनल आंसर निकालना था। हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, आकाश और बब्बू ने स्टार्ट करी एक पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन रेशो 4:7। आकाश और बब्बू ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करी 4:7 में। चरण ने कुछ ज्वाइन किया, चरण ज्वाइन दैम आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद उसने ज्वाइन किया विद इक्वल अमाउंट ऑफ बब्बू। बब्बू ने 7 डाला था, उसने भी 7 डाला, पर 6 महीने बाद। ठीक है, बताओ 1 साल के बाद उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में होगा? तो जिस रेशो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है उस रेशो में वो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसने 7 लगाया 6 महीने के लिए, इन्होंने सब 12-12 महीनों के लिए लगाया, तो टाइम भी लगाना है। तो ऐसा आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो हमसे पूछ रखा है प्रॉफिट की रेशो, तो वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके हमें मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर दिया। अभी यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट देंगे, 6 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। अभी मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14 और ये 7। ये आपकी रेशो है जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर्मूला याद रखना है आपको, प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, ये पार्टनरशिप में लगता है ये। आगे बढ़ते हैं। अ बकेट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशो 7:5। ठीक है, कुछ मिल्क है, कुछ वाटर है, 7:5 में। 9 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर। ठीक है, हमने 9 लीटर मिल्क निकाल लिया। मान लो ये 7x था, ये 5x था, तो 7x में से हमने -9 कर दिया। 9 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो हमने 5x में +9 कर दिया और इसका रेशो बन गया 7:9। हाउ मच मिल्क वॉज देयर इन द बकेट इनिशियली? हमें 7x की वैल्यू निकालनी है। अब ये बहुत आसान है, बस आपको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आते ही आपको 7x निकाल लेना है, वही आपका फाइनल आंसर हो। इसको आप खुद ट्राई करें और आंसर कमेंट में लिखें ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल इस वीडियो के लिए। अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इज़ 2:1। एसिड और वाटर किस रेशो में है? 2:1 में। इफ़ द रेशो ऑफ द एसिड एंड वाटर इज़ टू बी 1:2, हमें इनकी रेशो कितनी बनानी है? 1:2 बनानी है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर टू बी एडेड, तो कितना हम वाटर ऐड करेंगे? ठीक है, बताओ कितना वाटर हम ऐड करें। वाटर ऐड कर रहे हैं, मतलब एसिड तो सेम रहने वाला है, तो एसिड को सेम बनाओ, इन दोनों को सेम करो।
ठीक है। इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारी रेशो हो गई। अभी इन दो रेशो में हमें डील करना है, इस रेशो को आप भूल जाओ। ठीक है, अभी हमारा जो है एसिड जो है सेम हो चुका है, और एसिड सेम ही रह रहा है सवाल में भी, इसलिए हमने एसिड को रेशो में भी सेम कर दिया। रेशो में सेम करते ही हमें पता लग गया कि वाटर कितना ऐड हो रहा है रेशो के हिसाब से। रेशो के हिसाब से वाटर ऐड हो रहा है 3, तो हमें रेशो के हिसाब से 3 की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें यहाँ से मिल जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितनी है 60, रेशो के हिसाब से टोटल कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 60, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, हमें 3 की वैल्यू ही चाहिए। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, सीधा यहीं से मिल गई। 3 की वैल्यू कितनी 60, तो हमने 60 लीटर वाटर ऐड किया है रेशो को 1:2 बनाने में। ठीक है, रेशो को 1:2 बनाने में हमने 60 लीटर वाटर ऐड की। ठीक है, डेट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई वीडियो का कुछ किसी सवाल का सोल्यूशन अच्छा नहीं लगा तो आप उसको मार्क करें, मैं उसको और डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उसकी, उस सवाल के लिए पर्टिकुलरली। और अगर आपको कोई सवाल ऐसा है जो आपको दिक्कत कर रहा है, आप उसे ज़रूर टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनली शेयर करें, ताकि वो आने वाली वीडियोज़ में उसके सोल्यूशन आ सकें, तो और भी बच्चों को उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, डेट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।